नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हु इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर? इनमें से किसे वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्रामर कहा गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर की मैं बात करूं, राइट आंसर हमारा होगा लेडी एडा लवलेस। वैसे लेडी ऑगस्टा एडा इनका पूरा नाम है, यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करें। लेडी ऑगस्टा एडा सी वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर, वो फर्स्ट प्रोग्रामर थी। इसीलिए कहीं क्या अगर पूछा जाए कि मदर ऑफ द कंप्यूटर कौन है, तो वो हमारा लेडी ऑगस्टा एडा ही कहा जाएगा। याद रखिएगा जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और लेडी ऑगस्टा एडा जो है उन्होंने सॉफ्टवेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि पहला प्रोग्राम लिखा था, इसलिए उन्हें मदर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। तो फर्स्ट प्रोग्रामर नाम याद होगा लेडी एडा लवलिस। ठीक है, आगे की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलुलर टेक्नोलॉजी आल्सो नॉन एज ए 2.5 जनरेशन? 2.5 जनरेशन में कौन सा आएगा? ठीक है, देखो जैसे फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन में हमारा क्या आ गया था ना, आपने सुना होगा जब 2G का दौर था उसमें CDMA आया था, CDMA। ठीक है, CDMA आया था, GSM आया था। ठीक है, और 2.5 यानी थोड़ा सा उसके अपग्रेड हुआ तो GPRS टेक्नोलॉजी वो अपग्रेड हो गया था, यानी GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ये है जो मेरा 2.5 जनरेशन कहा जाता था। GPS का सिस्टम यहीं से इवेल्युएट होना स्टार्ट हो गया था। CDMA और GSM जो है वो सेकेंड जनरेशन में था। थर्ड जनरेशन में अगर आपको मालूम होगा HSPA और HSDPA था। HSDPA था, आपने देखा होगा H और H प्लस लिखा रहता था। थर्ड 4G है तो उसे LT टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये जनरेशन ऑफ सेलुलर टेक्नोलॉजी है। तो आपसे पूछा गया था 2.5 जनरेशन है, तो वो हमारा GPRS था। ठीक है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्लियर है? आई होप यू गॉट इट द पॉइंट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ ट्विटर? इनमें से कौन सा है जो ट्विटर के फाउंडर है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर नाम है तो विनोद खोसला, मार्क जुकरबर्ग, डेविड फिलो, हाँ जॉक डॉर्सी थे, जेक डॉर्सी थे जो ट्विटर के फाउंडर हैं। ठीक है, 2006 में आया था ट्विटर यहाँ पे। तो ये है इनके फाउंडर। और इसके अलावा इनके और चार दोस्त हैं, लेकिन इनका नाम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ठीक है, इनके ये चार नाम ही हैं। जॉक डॉर्सी थे, इनका नाम ज़्यादा रखा जाता है, जॉक डॉर्सी, बीज स्टॉर्न, उसके बाद इवैन विलियम्स, ऐसे करके चार नाम थे। लेकिन जॉक डॉर्सी वो मेन फाउंडर थे, इसीलिए उनका नाम हर जगह वही पूछा जाता है, जॉक डॉर्सी। ठीक है, द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग? इनमें से कौन सा है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है? ठीक है, राइट आंसर होगा विंडोज 9 है, वो विंडोज वर्जन नहीं है। आपको मालूम है विंडोज का वर्जन क्या क्या होता है? जैसे अभी लेटेस्ट विंडोज 11 आ चुका है। 11 से पहले हमारा 10 था, 10 से पहले हमारा 8.1 था, 8.1 से पहले 8 था, 8 से पहले 7 था, विंडोज 7 से पहले विस्टा था। ठीक है, विस्टा था। विस्टा से पहले अगर मैं बात करूं तो XP आपने नाम सुना होगा। ठीक है, XP 98 था, उसके बाद 1995 था, 95 से ही GUI स्टार्ट हुआ था। तो ये सारे विंडोज के वर्जन है। ठीक है, तो आपका लेटेस्ट 11 है और कौन नहीं है तो विंडोज 9 हमारा कोई विंडोज का वर्जन नहीं होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 9 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोग्राम रिटेन जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पोर्टेबल? इनमें से किस जनरेशन में कोड लिखा गया जो पोर्टेबल है? पोर्टेबल कहने का मतलब है भाई कि अगर मैंने कोड लिख दिया मान लो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो मेरा उबंटू में भी काम कर जाए, वो मेरा iOS में भी काम कर जाए। तो ये पोर्टेबिलिटी का जो फैसिलिटी है, अभी क्या होता है भाई, अभी जो जनरेशन की बात करता है, अभी हम लोग जिस भी कोड पे काम करते हैं वो क्या होता है, पोर्टेबल होता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोड करो और कहीं भी रन करवा लो, तो ये कहा जाता है, यही आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म भी इसे हम लोग कहते हैं। तो ये पोर्टेबिलिटी का फीचर है। तो वो किस जनरेशन में होता था? तो याद रखिएगा वो थर्ड जनरेशन में था। बेसिकली फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज था वो मेरा 0101 था, तो ये मशीन लैंग्वेज था, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं था। सेकेंड जनरेशन में जो लैंग्वेज था वो मेरा असेंबली लैंग्वेज था, तो ये भी मेरा पोर्टेबल वाली फैसिलिटी नहीं थी। जितना हाई लेवल लैंग्वेज है वो मेरा थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ से हमारा हाई लेवल जनरेशन लैंग्वेज स्टार्ट हो गया था। तो पोर्टेबल जो है वो मेरा थर्ड जनरेशन से आया था। तो राइट आंसर विल बी यही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Which of the following types of graphics represent image as a set of basic drawing shape like lines, circle and curves etc and all that? पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो ग्राफिक्स, इनमें से कौन सा इमेज का टाइप है जो बेसिक शेप जैसे लाइन, सर्कल और कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है? राइट आंसर होगा वेक्टर। समझ लो,
इमेज दो तरह का होता है। हम लोग जो इमेज देखते हैं ना, बेसिकली जो स्क्रीन पे हमें दिखता है वो दो तरह का होता है। एक होता है रास्टर इमेज और एक होता है वेक्टर इमेज, ठीक है। तो रास्टर इमेज होता है जो डॉट 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 ऐसा, जैसे हम लोग फोटो देखो अपना तो वो आपको डॉट डॉट छोटे छोटे पिक्सल में दिखेंगे, तो वो रास्टर इमेज कहलाता है। कभी कभी बड़े बड़े बैनर देखना, फ्लैग्स देखना, वो ऐसे ग्राफ के रूप में दिखेगा। कभी जाके नजदीक किसी फिल्म का पोस्टर या होर्डिंग वगैरह जो होता है ना, उसे जाके नजदीक से दिखना, ऐसा दिखेगा ग्रिड व्यू में, तो उसे वेक्टर इमेज कहते हैं। तो बेसिकली ये सर्कल कर्व्स का ही वहां पे यूज है। कर्व भी होता है ना, लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग वेक्टर इमेज के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। रास्टर इमेज हो गया, जैसे हमारा कैमरा से जो क्लिक होता है वो रास्टर इमेज हो गया। बैनर जो बनता है वो मेरा वेक्टर इमेज हो गया। रास्टर इमेज को हम लोग बिटमैप इमेज भी कहते हैं, बिटमैप इमेज भी कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बिट पे ये बनता है तो इसे बिटमैप इमेज भी कहते हैं। तो बेसिकली दो तरह का इमेज होता है, एक रास्टर है, एक वेक्टर। वेक्टर है जो ग्राफिकल फॉर्म में होता है, रास्टर है जो डॉटेड फॉर्म में होता है। बस इतना ही, पिक्सल बेस्ड भी हम लोग कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी क्वेरीज होगा मुझे कमेंट कर देना भाई। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा है जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। आंख बंद करके क्या होगा आंसर, रैम होगा। बेसिकली प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी में क्या आता है दोस्तों, प्राइमरी हमारा क्या है, तो रैम होता है प्राइमरी, ठीक है। रोम होता है, और अब रैम रोम हो गया, ये सब हमारा प्राइमरी हो गया। तो ये रैम यहाँ लिखा हुआ चूंकि आएगा किस में, प्राइमरी में आएगा, इसलिए यहाँ पे ये आंसर हो गया। देखो इसमें ना कुछ शब्दों की वजह से भी कुछ कभी कभी आंसर चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्द और लिख दिया गया। अगर यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वर्ड, अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझा देता हूँ। बेसिकली हम लोग कंप्यूटर मेमोरी को दो भाग बांटे हैं, क्या, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, वो जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, जैसे कि रैम हो गया हमारा, जैसे कि रोम हो गया हमारा, जैसे कि कैचेज मेमोरी हो गया हमारा। सेकेंडरी जो इनडायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, ठीक है। ये सब मेरा सेकेंडरी होता है। तो ये तो बेसिक कैटेगरी हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर तो रैम ही होगा, क्लियर है, क्योंकि रैम हमारा प्राइमरी है। लेकिन कहीं कहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा है जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, तो वहां पे हार्ड डिस्क भी होता है। क्यों, क्योंकि स्टोरेज शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है हार्ड डिस्क के लिए, और मेमोरी शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है रैम के लिए। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। तो चूंकि यहाँ क्वेश्चन पे और ऑप्शन भी ऐसा दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा रैम ही होगा। तो ये वाला कैटेगरी याद रखिएगा। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सा होता है, रैम, रोम और कैचेज, और सेकेंडरी में हमारा ये सब होता है। ये दोनों याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कॉन्सेप्ट याद रहे, अच्छा रहेगा, तो आप अच्छे से और आंसर कर सकते हो। तो इस पे मैंने वीडियोस भी बना दिया, एक बार जाके देख लेना, आपको वहां पे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि यार कि किसी का कॉन्सेप्ट देखना है, तो ये तो चलो एमसीक्यू सीरीज का मैं करवा रहा हूँ, मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी चैनल पे अपलोड किया है, तो एक बार उसको जरूर देखना, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी रैम, ठीक है, क्योंकि नॉट पूछा है ना, तो रैम यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, Which of the following is cloud-based file storage service provided by Google? गूगल के द्वारा इनमें से कौन सा क्लाउड है। सैंपल से बात है, गूगल ड्राइव ही होता है, सबके पास है गूगल ड्राइव, अपने जीमेल में जाके देख लें गूगल ड्राइव। क्लाउड सर्विस क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा सेंट्रलाइज सर्विस जिसको हम लोग रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज द क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड स्टोरेज भी कहते हैं। तो हमारा गूगल ड्राइव है, पिकासा, गूगल इमेज हो गया, पहले पिकासा नाम था, आजकल गूगल इमेज हो गया। ये सब मेरा क्या क्लाउड बेस्ड है, ठीक है। और आजकल तो हर जगह सैमसंग का अलग क्लाउड है, इवन कि हर जगह हर कंपनी आजकल मोबाइल में देखते हो, आप किसी मोबाइल खरीदो, आपने रेडमी का मोबाइल, रेडमी क्लाउड लिखा रहता है, तो वो एक आपको वर्चुअल स्टोरेज देता है जहां पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो गूगल पे ऑथराइज्ड कौन सा है, तो गूगल पे आप जाकर देखना गूगल ड्राइव है जो हमारा क्लाउड के रूप में काम करता है, ठीक है। गूगल, हाँ एक बात और मैं बता, गूगल का जितना सर्विस है सारा देख लेना, गूगल मैप होता है, गूगल वन होता है, गूगल प्लस होता है, ये सब चीजें हैं जो आपके एंड्रॉइड मोबाइल, एंड्रॉइड भी गूगल का ही है। तो ये सब आपके मोबाइल में जो जो भी फैसिलिटी है गूगल से रिलेटेड, वो एक बार याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है जो गूगल का टूल्स है या नहीं है। साथ ही साथ एंड्रॉइड के वर्जन को भी याद रखना, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो एक बार कर लेना भाई, आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर आल्सो नॉन एज डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर आल्सो नॉन एज उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से लिया गया है दोस्तों। माइक्रो कंप्यूटर होता है जिस माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। बेसिकली डेस्कटॉप एंड लैपटॉप है जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जो बैंक वैंक का सर्वर होता है ना, बैंक हो गया, मान लो कि आधार कार्ड का सर्वर, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जहां पे स्टोरेज ज्यादा होता है, बल्कि स्टोरेज होता है, बड़े बड़े संस्थाओं में इस्तेमाल होता है। बैंक हो गया, ज्यादा जहां डेटा ज्यादा स्टोर करना है वहां पे मेन फ्रेम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बैंक हो गया, हमारा जनगणना विभाग हो गया, आधार कार्ड डिपार्टमेंट हो गया, ये सब जगह मेन फ्रेम है। गूगल का डेटा सेंटर होगा, वो सब जगह मेन फ्रेम हो गया, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर होता है लैपटॉप डेस्कटॉप वाला, मेन फ्रेम मैंने बता दिया। माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर, और इसके बाद सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो रिसर्च के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, रिसर्च पर्पस के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, ठीक है, जो नासा इसरो में इस्तेमाल, यानी जहां पे फास्ट कैलकुलेशन की आवश्यकता है वहां पे सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल है। जहां पे ज्यादा डेटा स्टोर करना है वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल है। और हम लोग आम जनता जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर हमारा हो गया मिनी कंप्यूटर, थोड़ा माइक्रो से बड़ा होता है, कुछ एडिशनल सर्विसेज होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय मेमोरी कैपेसिटी। यहाँ कुछ मेमोरी कैपेसिटी दिया और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजाना है, यानी छोटा से बड़ा, ठीक है। तो हिरार्की तो मैंने कितनी बार पढ़ाया है, वीडियो देख लेना, ठीक है। तो कौन सा होगा, एम बी जी बी टी, गलत, ये गलत हो गया, एम बी जी बी टी बी नहीं, एम बी जी बी टी बी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। के बी होता है, ठीक है, के बी से बड़ा एम बी होता है, एम बी से बड़ा जी बी होता है, जी बी से बड़ा टी बी होता है, टी बी से बड़ा पी बी होता है पेटाबाइट, उससे बड़ा ई बी होता है एक्साबाइट, और उससे बड़ा होता है जेड बी जेटाबाइट, और उससे बड़ा होता है ब्रोंटो, और उससे बड़ा होता है जियो। तो ये मेमोरी हिरार्की है, याद रखना, वैसे मैंने कितनी बार पढ़ाया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कभी पूछा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सब सारी चीजें पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा ये सब चीज। कभी कभी पूछा जाता है इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है, तो वो सब भी चीजें आपको जो याद रखनी होगी। अगला सवाल पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग प्रपोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इनमें से कौन से इंसान है, कौन सा ऐसे महापुरुष है जिन्होंने प्रोग्राम स्टोर करने का कॉन्सेप्ट दिया था। हम लोग कंप्यूटर किसे कहते हैं, जो इनपुट ले सकता है, प्रोसेस कर सकता है, आउटपुट दे सकता है, और डाटा का स्टोर कर सकता है। तो ये डेटा स्टोरेज वाला फैसिलिटी सबसे पहले किसने दिया था, तो दोस्तों उनका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन, और इन्होंने एक आर्किटेक्चर बनाया था जिसका नाम था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर विश्व का पहला ऐसा आर्किटेक्चर था जिसमें प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता था। इससे पहले जितने भी कंप्यूटर बने उसमें डेटा स्टोर नहीं होता था, बस प्रोसेस होता था, इनपुट होता था, प्रोसेस होता था, आउटपुट देता था। वो फ्यूचर के लिए स्टोर करके हम लोग नहीं रह सकते थे। लेकिन हमारे वॉन न्यूमैन साहब ने आया, उन्होंने एक आर्किटेक्चर दिया, और जॉन आर्किटेक्चर दिया जिसका नाम पड़ा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, और वो डेवलप करने वाले थे जॉन वॉन न्यूमैन। इडसेक कंप्यूटर का नाम भी था, इडसेक, ठीक है, इडसेक कंप्यूटर का नाम था, ठीक है। ये सारा हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर, अगर नेक्स्ट के बाद ये सारी चीज जो अतिरिक्त चीजें, थोड़ा सा पैसेंस रख के ना, जितना भी लंबा वीडियो होगा और सुनना तो जरूर होगा भाई कि आपको क्या चीजें यहाँ पे दी जा रही है, इंपॉर्टेंट है नहीं है। अगर एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो भाई सारा वीडियो तो आपको देखना ही देखना होगा, उपाय नहीं है आपको पूरा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब विथ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किसने किया था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वैक्यूम ट्यूब है वो फर्स्ट जनरेशन में था, ट्रांजिस्टर है वो सेकेंड जनरेशन में था, आईसी जो है वो थर्ड जनरेशन में था, और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मेरा फोर्थ जनरेशन में था, ठीक है। और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर एडवांस वर्जन जो था, ठीक है, जिसको VVLSI कहा जाता है, वो मेरा फिफ्थ जनरेशन में था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस ट्रांजिस्टर किया तो किस जनरेशन में, तो सेकंड जनरेशन में आया, यानी ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में आया ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो गया सेकंड जनरेशन। याद रखना, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लिख देना VVLSI, या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट बोला जाता है इसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेटा ऑन सीडी इज ऑल्सो नॉन एज, सीडी में जो डेटा लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है, सीडी में जो डेटा रखा जाता है, कॉपी किया जाता है, उसको कहा जाता है बर्निंग करना, बर्न करना। हम लोग पहले दुकान में जाकर बोलते हैं सीडी बर्न कर दो, मतलब उसमें डेटा कॉपी कर दो, ठीक है। वैसे कॉपी करने को राइट भी कहा जाता है, ठीक है, कॉपी करने को राइट कहा जाता है, डेटा निकाल उससे जो हम लोग यूज करते हैं तो उसे रीड भी कहा जाता है। लेकिन बेसिकली सीडी की बात करी गई है, तो सीडी में डेटा रखने को बर्निंग कहा जाता है। द प्रोसेस राइटिंग डेटा, हाँ राइट तो लिख ही दिया है, तो मतलब राइटिंग दैट मीन्स उसमें रखना, तो सीडी में डेटा रखने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है, जलाना मत समझना, ठीक है। अगला, विच रजिस्टर यूज्ड एज अ वर्किंग एरिया इन सीपीयू, सीपीयू बेसिकली है क्या, आपको मालूम है कि मेरा ब्रेन, मतलब मेरा ब्रेन नहीं होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। और इसमें क्या है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ तो आपको मालूम है इसमें ए एल यू है, इसमें ए एल यू है, अरे यार लिख क्यों नहीं, ए एल यू है, प्लस सी यू है, और प्लस एम यू है, और एम यू के फॉर्म में यहाँ पे रजिस्टर इस्तेमाल होता है, यानी रजिस्टर का भी उपयोग होता है किसमें, तो सीपीयू के अंदर। एल यू है, जो भी हम काम करने बोलेंगे, जोड़ घटाओ गुणा भागा, वो एल यू करेगा। कौन काम पहले करना है, कौन काम बाद करना है, ये डिसाइड करेगा सी यू। और जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसको टेम्पररी स्टोर किया जाता है, वो किया जाता है रजिस्टर में। तो वही पूछा गया है, इनमें से कौन सा रजिस्टर है जो वर्किंग एरिया, यानी जो हम काम करते हैं उस रिजल्ट को स्टोर करता है, तो वो होता है एक्यूमुलेटर दोस्तों। याद रखिएगा, एक्यूमुलेटर है जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर है एक ऐसा रजिस्टर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है वो मेरा करेंट रजिस्टर को स्टोर करता है, स्टैक पॉइंटर को रजिस्टर है नहीं। तो याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जो करेंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा, प्रोग्राम काउंटर है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा, और एक्यूमुलेटर है वो मेरा इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करेगा। तो ये पूरा अच्छा से समझ लेना कि इसके अंदर क्या है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ, एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है कहीं, हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ये बेसिकली क्या होता है कि हम गूगल करते हैं, तो गूगल करने पे हमें चीजें सबसे पहले सबसे पहले दिखता है ना, कि भाई आप मान लो कि अभी पांडे सर पाथवे जाके गूगल में करो तो मेरा चैनल दिख जाएगा सबसे टॉप में, दैट मीन्स वो टॉप में दिखाने का काम जो वो एसईओ, उसके लिए कोडिंग करना होता है, टैगिंग करना होता है, तो ये सारा काम एसईओ का होता है। एक प्रोफाइल है ये एसईओ, ठीक है। जैसे प्रोग्रामर होता है, डेवलपर होता है, टेस्टर होता है, एसईओ भी होता है, जिसका काम है कि सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना, यानी उसको और आसान बनाना, ताकि सर्च का काम है वो आसान करना। ये काम किसका है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, which provide mobile with user with a positioning navigation and services। नेविगेशन सर्विस जो है, इनमें से कौन सा सर्विस, कौन सा टेक्नोलॉजी है जो प्रोवाइड करता है, अभी बताए। नेविगेशन कौन सा देगा, नेविगेशन जो हमारा है वो देगा हमारा जीपीएस, ठीक है, जीपीएस सिस्टम, जीपीएस ग्लोबल जीपीएस सिस्टम जो है, जो हमारा नेविगेट, देख तो जीपीएस लगा होता है, हम बोलते हैं हमारे गूगल मैप किस पे काम करता है, जीपीएस पे काम करता है, ठीक है। ये जीपीआरएस अलग है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो मैपिंग का काम करता है गूगल मैप, ओला वगैरह, वो किस पे काम करता है, वो जीपीएस पे काम करता है, ठीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, तो इस पे बात हुई, ये हो गया। और ये होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ये 2G का एक एक्सटेंडेड पार्ट था, 2G का एक्सटेंडेड पार्ट था। पहले गूगल मैप वगैरह हम लोग देखते थे, लेकिन आजकल नेविगेट कर देता है, रास्ता बता देता है, तो वो जीपीआरएस का एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसको हम लोग जीपीएस कहते हैं, ठीक है। जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, हमारा गूगल मैप हो गया, हर ऐप में हो गया आजकल। क्या है, तुरंत हम लोग एड्रेस देखना, जीपी गूगल मैप पे जाते हैं और जगह पे पहुंच जाते हैं, तो कौन देता है, तो वो जीपीएस देता है, ठीक है। देखो एज जो है वो 2G सर्विसेज है, एज भी है, ये भी मेरा 2G से, देखते हो ई लिखा होता था, तो एज होता है इनहेंस डेटा फॉर ग्लोबल इवेल्युएशन, जीएसएम इवेल्युएशन, सॉरी, एज का फुल फॉर्म है इनहेंस डेटा फॉर जीएसएम इवेल्युएशन, यानी 2G का ये फीचर था। जीपीआरएस भी 2.5 में आया, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, थोड़ा सा सर्विस बढ़ा था। फिर जीपीएस है, जीपीएस तो सब में अभी इस्तेमाल किया जाता है फॉर नेविगेशन करने के लिए, ब्लूटूथ अलग चीज़ें, ठीक है। तो ये सभी देख लेना, शायद मैंने मोबाइल टेक्नोलॉजी पे भी वीडियो बना दिया है, मेरे को याद है, एक बार 1G 2G 3G 4G में क्या क्या है, एक बार देख लेना, मैंने वीडियो अपने चैनल पे ही अपलोड कर दिया है, ठीक है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस। आ गया वेक्टर यानी कि जो मेरा इस तरह का इमेज बनाता है, यानी ग्राफ में कौन है, लेजर प्रिंटर, सीआरटी मॉनिटर, प्लॉटर। प्लॉटर होता है, प्लॉटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसका उपयोग रहता है बड़े बड़े बैनर और फ्लैक्स को प्रिंट करने में। बैनर और फ्लैक्स को प्रिंट करने में प्लॉटर का उपयोग होता है। राइट आंसर हमारे यहाँ पे प्लॉटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल्स इज मोस्ट सुटेबल टू क्रिएट अ ब्राउशर्स, न्यूज़लेटर एंड बुक्स। ब्राउशर्स होता है, न्यूज़लेटर और बुक्स को प्रिंट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट होता है? वो कॉरल ड्रॉ से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। कॉरल ड्रॉ में ये सारी फैसिलिटी देता है। इमेज अगर मतलब फोटो गोरा से काला करना है, मैं गोरा होना चाहता हूँ, मैं, ये सब फोटोशॉप का काम है। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए काम होता है। तो ये सारा ब्राउशर्स है ना जो क्रिएट होता है, आप जाते हो प्रिंटिंग प्रेस में, भाई मेरा ये ब्राउशर्स बना दो, ये बना दो, न्यूज़लेटर प्रिंट कर दो, तो ये सब कॉरल ड्रॉ में हो जाता है। ठीक है, तो ये सब भी काम सीख लोगे तो रोजी रोटी का काम हो जाएगा तुम्हारा। तो सीख लेना भाई कॉरल ड्रॉ। तो कुछ सीखना चाहिए यार, सॉफ्टवेयर का काम सीखना चाहिए, बहुत सारा डेली लाइफ की चीजें सीखनी चाहिए। कम से कम अपना पैसा तो बचा लोगे, दूसरे को पास नहीं जाना पड़ेगा। चलो आगे, डेकोरेटिव लाइन और टेपर एडेड टू द बिगनिंग और एंड ऑफ द लेटर स्ट्रीम इज कॉल्ड। डेकोरेटिव लाइन होता है टेपर, कुछ ऐसे से करके लाइन होता है किसी भी लेटर ग्रुप में, ऐसे से कर डेकोरेटिव लाइन होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे सेरिफ कहा जाता है। याद रख लेना ये सब छोटी छोटी चीजें। डेकोरेटिव लाइन और टेपर एडेड टू द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द लेटर इज कॉल्ड ए सेरिफ। उसे क्या कहता है? सेरिफ कहा जाता है। वेरी गुड, चलिए याद रख लेना। द यूजर आईडी ऑफ ए ट्विटर अकाउंट इज ऑल्सो नॉन एज, जो यूजर आईडी होता है ट्विटर में उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हैंडलर, ट्विटर हैंडलर। ठीक है, उसे ट्विटर हैंडलर कहा जाता है। आईडी को ट्विटर हैंडलर कहा जाता है, जो उसमें लिखा जाता है उसे ट्वीट कहा जाता है, जो मैसेज टाइप किया जाता है ट्विटर में उसे ट्वीट कहा जाता है। ठीक है, और जो आईडी बनता है उसे ट्वीट हैंडलर कहा जाता है। पूरा नाम है ट्विटर हैंडलर, तो वो क्या हो गया? हैंडल यहाँ पे हो जाएगा। राइट आंसर है। जैसे बोलते हैं जीमेल आईडी, यानी गूगल में जो ईमेल बना है वो जीमेल आईडी कहा जाता है। उसी तरह ट्विटर में जो आईडी बनता है उसे ट्विटर हैंडलर कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हैंडलर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यू आर। क्यू आर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स होता है। क्यू आर का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स। क्यू आर कोड सबने देखा है, रिस्पॉन्स कहीं है क्विक रिस्पॉन्स? क्विक रिस्पॉन्स कोड, हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी, तो यही राइट आंसर हो गया। व्हाट डज द लेटर सी डिनोट फॉर सीपीयू। सीपीयू में सी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है। Which of the following is not a part of CPU इंस्ट्रक्शन साइकिल। इनमें से कौन सा है जो CPU इंस्ट्रक्शन साइकिल का पार्ट नहीं है? तो पहले पार्ट क्या होता है ये तो समझना होगा। तो लोड होता है। ठीक है, लोड होता है, लोड होता है, पहले फैच, एक सेकेंड, पहले फैच करेगा, एक सेकेंड देखने दो, पहले फैच करेगा, फैच करने के बाद डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करता है। लोड नहीं होगा। ठीक है, लोड नाम का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता। पहले फैच करेगा, ठीक है, पहले फैच कर लेगा। फैच करना यानी सीपीयू में जब इंस्ट्रक्शन लिया जाता है उसे फैचिंग कहा जाता है। सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन में काम करता है उसे डिकोड कहा जाता है, और फाइनली जब वो रिजल्ट देता है तो उसे एग्जीक्यूट कहा जाता है। तो कौन सा नहीं होगा? तो हमारा लोड नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फैच, हाँ, फैच हो गया हमारा, लोड हो गया, सॉरी, फैच हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, डिकोड हो गया। फैचिंग यानी कि जब सीपीयू को मिल रहा है डेटा तो वो मेरा फैचिंग कहा जाएगा। सीपीयू जब काम कर रहा है तो उसे डिकोड कहा जाएगा, और जब रिजल्ट दे रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिजल्ट को एग्जीक्यूट कहते हैं। तो यही याद रखिएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ये हो गया 48 नंबर क्वेश्चन। क्लियर, आगे देखते हैं। A CPU consists of control unit and memory unit। CPU consists of ALU होता है भाई, CU होता है और MU होता है। तो MU तो बता दिया और CU भी लिख दिया। तीसरा ALU यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, जो आसान चीज़ उसमें टाइम क्यों लूंगा।
विच इज रिक्वायर्ड टू मेक ए हार्ड कॉपी ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर। हार्ड कॉपी इनमें से कौन देगा? रिक्वायर्ड टू मेक अ हार्ड कॉपी। अगर हार्ड कॉपी बनाना है तो भाई बिना प्रिंटर का नहीं बनेगा। याद रखना, अगर हम लोग सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बना रहे हैं तो प्रिंटर, और हार्ड कॉपी से जब सॉफ्ट कॉपी बना रहे हैं तो स्कैनर। ठीक है, तो यहां आंसर हो गया हमारा प्रिंटर, क्योंकि हार्ड कॉपी बनाने की बात कर रहे हैं। अगला, डायनेमिक रैम कंज्यूम, डायनेमिक रैम कंज्यूम मोर पावर एंड इज लेस कम। हाँ तो सही है, डायनेमिक रैम है वो अधिक पावर कंज्यूम करेगा। देखो बेसिकली वजह ये है ना कि याद रखना, भूलोगे नहीं, जो स्टैटिक रैम होता है उसमें कंटेंट स्टैटिक है, एक बार जो इंस्ट्रक्शन चल गया अब बार बार उसको घुमाना नहीं। लेकिन डायनेमिक रैम में क्या, बार बार डेटा चेंज होगा, जब बार बार डेटा चेंज होगा तो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए याद रखिएगा, डायनेमिक रैम जो होगा वो मोर पावर कंज्यूम करेगा, और ये क्या होता है, स्लो होता है कंपेयर टू स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम का एग्जांपल है आपका कैचेज मेमोरी, ठीक है, और डायनेमिक रैम का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो ग्रीन वाला देखते हो, DIMM, तो ये सब डायनेमिक रैम है। तो डायनेमिक रैम क्या होता है, स्लो होता है, पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा कंपेयर टू स्टैटिक रैम। समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। वैसे मैंने रैम के बारे में पूरा पढ़ाया है, उसका भी वीडियो अपलोड है, एक बार देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, CMOS is a small amount of memory on a computer motherboard that is stored in BIOS setting. What is the full form of CMOS? CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है? CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो ये क्या है ना, सीमॉस एक तरह से बैटरी होता है जो हमारे सिस्टम में लगा होता है, ये बायोस सेटिंग को बैकअप देता है। इसके तहत क्या मिल जाता है, हमारा कंप्यूटर जो स्टार्ट किया जाता है, बूटिंग का सारा सीक्वेंस स्टोर रहता है उसमें, और साथ ही साथ जो अब देखना कि कंप्यूटर 50 दिन बंद रखो, 100 दिन बंद रखो, लेकिन जैसे स्टार्ट करोगे टाइम एज इट इज देगा, टाइम का भी गड़बड़ नहीं होता है। तो कंप्यूटर का जो वॉच लगा होता है नीचे जो क्लॉक देता है, तो क्लॉक को बैकअप कौन देता है, उसमें कोई इन्वर्टर तो लगा नहीं, तो वहां पे सीमॉस है जो एक बैटरी है जो मेरा ये वॉच को हो गया और बायोस सेटिंग को जो बैकअप देता है। बायोस सेटिंग को बैकअप इसलिए देने की जरूरत पड़ता है, कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करने का पूरा जो सीक्वेंस है उसे ही बायोस सेटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो वो सब को बैकअप देता है कौन, सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या है, व्हेन पावर ऑफ कंप्यूटर इज टर्न ऑन, a diagnostic test is carried out to check the keyboard, RAM, disk drive and other hardware। जब कंप्यूटर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एक टेस्ट होता है जो कीबोर्ड, रैम और हार्ड डिस्क को और सारे हार्डवेयर चेकिंग का काम करता है। वो कौन सा टेस्ट है, वो टेस्ट होता है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST, पावर ऑन सेल्फ। इसका काम क्या है, सारा हार्डवेयर चेक करना। हम लोग कंप्यूटर ऑन जैसे करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कंप्यूटर ऑन किए तो सबसे पहले तो चलो बायोस सेटिंग होता है। बायोस सेटिंग यानी कि कंप्यूटर बायोस चेक होता है। अगर हम लोग बूटिंग सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले बायोस काम करता है, उसके बाद पोस्ट काम करता है, ठीक है, उसके बाद लोडर काम करता है, और उसके बाद मेरा CPU कॉन्फ़िग काम करता है। हम लोग जैसे बटन प्रेस करेंगे सबसे पहले बायोस के पास जाएगा, और बायोस ये चेक करता है कि भाई कंप्यूटर इनपुट ले सकता है कि नहीं और आउटपुट दे सकता है कि नहीं, ये चेक करता है बायोस। वो ओके कर दिया, चला गया पोस्ट के पास, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका काम क्या है, ये चेक करता है कि सारा हार्डवेयर सही से लगा है कि नहीं। आप नोटिस करना, अगर रैम लूज होगा तो मैसेज करता है, बिप बिप का मैसेज आता है। कीबोर्ड अगर नहीं लगा हुआ है तो कीबोर्ड मिसिंग का मैसेज आता है। तो ये सारा हार्डवेयर चेकिंग का काम करता है कौन, पोस्ट। हार्डवेयर चेक हो गया, बेसिक इंस्ट्रक्शन चेक हो गया, अब चला जाता है लोडर के पास। लोडर एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्ड डिस्क में रखा हुआ था जब कंप्यूटर बंद था, तो हार्ड डिस्क से उठा के रैम में भेजने का काम कौन करता है, तो वो लोडर करता है। अब जब रैम में चला गया उसके बाद CPU के पास चला जाएगा और अपना काम शुरू हो जाएगा। तो इसे ही कहा जाता है बूटिंग सीक्वेंस। ये कभी कभी पूछा भी जाता है, तो लिख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। आगे, which comprises a series of RAM integrated circuit that can be installed in the motherboard memory slot।
इनमें से कौन सा है जो रैम का टाइप है जो मेरा मदरबोर्ड में इंटीग्रेटेड होता है? DIMM, डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। याद रखिएगा रैम के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो एक लाइनिंग के हिसाब से भी टाइप बांटा गया है। एक होता है SIMM और एक होता है DIMM। तो ये बोथ आर द टाइप ऑफ रैम, ये दोनों रैम का टाइप है। ये कोई रैम का टाइप नहीं होता, ये कोई रैम का टाइप नहीं है, ये भी कोई रैम का टाइप नहीं है, ये मेरा रैम का टाइप। डायनेमिक डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल इज द टाइप ऑफ रैम। इट इज अ फास्टर कंपेयर टू सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? बेसिकली याद रखो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जिसमें इंक पेपर को डायरेक्ट जाके टच करता है, जैसे डॉट मैट्रिक जो टिकट काउंटर में लगा होता है, ठीक है, वो मेरा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट जो पेपर और इंक डायरेक्टली एक दूसरे को टच नहीं करता है, जैसे जेरोक्स वाला हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेजर प्रिंटर कहते हैं, इंकजेट प्रिंटर जो स्टूडियो में लगा होता है, वो सब हो गया। तो इनमें से कौन सा है जो नॉन इम्पैक्ट है? तो आई थिंक इंकजेट है जो यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट है। पूरी कैटेगरी है जो मैंने हार्डवेयर लैब पढ़ा, किसी वीडियो में मैंने पढ़ा है, एक बार देख लेना पूरा। ठीक है, पुराना वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। अगर मेरा अभी ज़्यादा वीडियो 100 वीडियो मैंने डाल रखा है इस चैनल में अभी तक, 100 वीडियो जिसका देख लिया ना सारा बच्चा, 100 वीडियो में बेसिक का हमको लगता है कम से कम 30-40 वीडियो होगा बेसिक का। तो बेसिक का वीडियो अगर जो बच्चा सारा देख लिया, काम आपका हो जाएगा, जितना ज़रूरत है आपका उसके लिए अवेलेबल। तो बेसिक वाला सारा वीडियो देख लिया, एडवांस वाला नहीं देखना है तो मत देखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। What does the letter M stand in CMYK? CMYK में M का मतलब क्या है? तो दोस्तों M का ये क्या है ना, CMYK पहले समझ लो क्या है। अरे यार, CMYK क्या है? ये CMY ये कलर कोड। C4 होता है सायन, M4 होता है मैग्नेट, Y4 होता है येलो और की4 होता है की। ठीक है, कलर प्रिंटिंग कोड है ये। C का मतलब क्या है? साइन, साइन कहते हैं, CYN साइन कहते हैं, M4 मैग्नेट कहते हैं, और Y4 येलो और की4 की कहते हैं। ठीक है, कलर कोड है प्रिंटिंग का। तो राइट आंसर हो गया मैग्नेट यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट CPU? इनमें से कौन सा है जो CPU मेजर करने का यूनिट नहीं है? फ्लॉप्स होता है, सुपर कंप्यूटर को इसी में मेजर किया जाता है। हर्ट्ज भी होता है, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड भी होता है, और कौन नहीं होता? ये नहीं होगा, TWIPS कोई यूनिट नहीं है। तो आंसर हो गया ट्विप्स। ठीक है, CPU ये तीनों यूनिट से मेजर किया जाता है। सुपर कंप्यूटर को फ्लॉप्स पे, जनरल आपने देखना कि हमारा जो लैपटॉप या मोबाइल में स्पीड लिखा होता है गीगा हर्ट्ज में, और गीगा हर्ट्ज क्या है? बेसिकली MIPS का ऐसा यूनिट, आप इसको ऐसे समझ लो। इसलिए ये तीनों यूनिट का इस्तेमाल है, CPU के स्पीड को मेजर करने में, ट्विप्स का नहीं होता है। आगे, कैट 5, कैट 6 और कैट 7 आर द टाइप ऑफ। कैट 5, कैट 6 और कैट 7 क्या है? दोस्तों एक नेटवर्किंग वायर है। कैसा वायर है? तो दोस्तों ये मेरा UTP वायर है। ठीक है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। वायर 3 तरह का होता है। एक ट्विस्टेड पेयर होता है जो बेसिकली लैन वायर हम लोग जिसको कहते हैं, ठीक है, कैमरा में इस्तेमाल होता है। अब इसका बहुत सारा टाइप है, कैट 5, कैट 6, कैट 7, सबका अलग अलग जगह इस्तेमाल है, सबकी स्पीड अलग अलग है। दूसरा होता है कोएक्सियल केबल, जो हम लोग ब्रॉडबैंड हम लोग TV केबल में लगाता है, उसे कोएक्सियल केबल कहा जाता है। और तीसरा होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो बहुत हाई स्पीडेड होता है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो बेसिकली कैट 5, कैट 6 क्या है? ये मेरा UTP वायर है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं मैंने फोटो भी लगा दिया। ये मेरा बेसिकली नेटवर्किंग में इस्तेमाल किया जाता है, कैमरा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब लोकल एरिया नेटवर्किंग में कैट, UTP और STP का ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, अगला, विच कनेक्टर इज यूज्ड विथ UTP केबल। UTP केबल जो अभी मैंने दिखाया उसके साथ कौन सा कनेक्टर का इस्तेमाल होता है? बेसिकली उसमें RJ45 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, RJ11 होता है टेलीफोन वाले में, STP में RJ11 और UTP में RJ45 होता है। ठीक है, ये वाला कनेक्टर, ये इसे RJ45 कहते हैं। RJ का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक। तो ये कनेक्टर है जो UTP में लगाया जाता है, बेसिकली लैन कनेक्शन के लिए।
और वही टेलीफोन में जो लगाया जाता है कनेक्टर उसे RJ11 कहते हैं, तो ये भी लिख लेना कहीं। नेक्स्ट, विच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर इन ISO OSI नेटवर्क मॉडल। सबसे आसान क्वेश्चन, मैंने वीडियो भी बनाया, जाके देख लेना। OSI ISO लेयर का सारा फंक्शनिंग भी मैंने उसे बताया था, एक बार जाके जरूर देखना यार, मेरा ये एक सजेशन है, ठीक है। बोला ना, मेरा ये 25-30 वीडियो देख लोगे तो बेड़ा पार है तुम्हारा। विच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन द सेशन लेयर इन ISO एंड OSI नेटवर्क लेयर, तो कौन सा है लेयर यहाँ पे। तो पहले कितना लेयर होता है देख लो। सबसे पहले होता है फिजिकल लेयर, ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं। सबसे नीचे होता है फिजिकल लेयर, फिजिकल के बाद होता है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, PDST ने। तो ये मेरा होता है पूरा सीक्वेंस यही है। अब किसके किसके बीच में पूछा है, एप्लीकेशन और सेशन के बीच में। एप्लीकेशन और सेशन के बीच में कौन है, तो प्रेजेंटेशन है। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो गया। सिंपल सा बात है, सारा सीक्वेंस भी याद करो। पहला ये होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा। मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बनाया है OSI लेयर का, आप देख लेना। सबका काम क्या होता है वो भी बनाया, और क्या क्या प्रश्न बन सकता है इससे वो भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। OSI ISO का वीडियो जरूर देख लेना। आगे, HTTP ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ द नेटवर्क। HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, एक प्रोटोकॉल है। तो HTTP प्रोटोकॉल है बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका काम होता है पेज को एक्सेस करना। तो ये किस लेयर पे होता है, बेसिकली ये एप्लीकेशन लेयर पे होता है। जो यूज सबसे ऊपर का लेयर जो है ना, वो एप्लीकेशन लेयर है, तो उस पर HTTP का उपयोग होता है। अगला, Which of the following IP address reserved for private use and is not allowed to be transmitted across the internet। इनमें से कौन सा IP है जो प्राइवेट यूज के लिए रिजर्व है, तो वो मेरा 192 वाला है जो प्राइवेट के लिए रिजर्व है, ठीक है। देखो पूरा IP एड्रेस को ना क्लास में बांटा गया है, जैसे क्लास A, क्लास B, C, D और E। अगर पहला 1 से लेकर जो 126 है ये क्लास A में होता है, फिर 128, 127 भी इसी में आता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है। 128 से लेकर हमारा 191 है वो क्लास B तक है, और उसके बाद 192 से लेकर 223 तक है वो मेरा क्लास C है, और 224 से लेकर 239 तो वो है D में, और 240 से लेकर 255 तक जो है वो क्लास E में आता है। तो बेसिकली ये तीनों जो है वो प्राइवेट यूज में है, लेकिन यहाँ पे कि सिर्फ इंटरनेट में इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ इंटरनेट में इस्तेमाल होगा, सॉरी, यूज एंड इज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर अक्रॉस द इंटरनेट। हर जगह उसका इस्तेमाल नहीं किया। हम लोग जो पर्सनली जो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंटरनेट में नहीं भी जुड़ा हुआ है, हम चाहते हैं मेरा ऑफिस का नेटवर्क है तो उसे प्राइवेट नेटवर्क है, तो उस जगह पे 192 वाला का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए इसे ये वाला दे दिया गया, ठीक है। बाकी हर जगह 172 इस्तेमाल, ये सब प्राइवेट है। ABC प्राइवेट होता है, D वाला पब्लिक होता है, और E वाला है वो रिजर्व है, ठीक है। तो याद रखिए ABC प्राइवेट है, लेकिन उसमें भी सबका अलग अलग यूज है। A का अलग यूज है, B का यूज है, C का यूज है। तो इंटरनेट में जो प्रोविटेड है वो मेरा क्लास C वाला है। बेसिकली हम लोग पर्सनल नेटवर्क में इसका इस्तेमाल करते हैं। GSM, LTE, CDMA विच टेक्नोलॉजी, सब हमारा सेलुलर टेक्नोलॉजी है। GSM ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, कोड डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, तो ये सारा फुल फॉर्म भी हम लोग जिक्र करते जा रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री एंड ओपन सोर्स। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्री है और ओपन सोर्स है। लाइनेक्स वो फ्री है और ओपन सोर्स है, यानी कि पैसे नहीं लगते, बाकी सबके पैसे लगते हैं। अगला, a प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। कोई प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे थ्रेड। प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, सॉरी उसे प्रोसेस ही कहेंगे। बहुत अच्छा, प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा उसे प्रोसेस कहेंगे, और प्रोग्राम का जो छोटा पार्ट होता है उसे थ्रेड कहते हैं, ठीक है। प्रोग्राम कोई प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट हो रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट, व्हेन अ फाइल इज डिलीटेड इन विंडोज इट इज मूव टू। जब कोई फाइल विंडोज डिलीट होता है कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है, कोई दिक्कत नहीं, डस्टबिन तो वहाँ होता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट अलाउड फाइंड इन विंडोज। इनमें से किस कैरेक्टर का उपयोग जो है हम लोग विंडोज में फाइल नेम देने के लिए नहीं कर सकते। कौन सा कैरेक्टर है जिसका उपयोग हम लोग फाइल नेम देने के लिए नहीं कर सकते। वैसे बहुत सारा कैरेक्टर है, इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों इनमें से
स्पेस है, पीरियड है, देखो ये एस्ट्रिक से नहीं होगा, बाकी सब और भी नहीं होता, जैसे कि आपका हाइफन से नहीं, पाइपलाइन से नहीं होता, हाइफन से नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क्स भी नहीं यूज होता है, ये भी नहीं यूज होता है, और ये भी नहीं यूज होता है, ठीक है। यानी स्पेस का, स्पेस भी हम लोग किसी सॉफ्ट फोल्डर का नाम नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते, पीरियड नहीं दे सकते, पीरियड यानी डॉट नहीं दे सकते हम लोग, वहाँ पे हाइफन नहीं दे सकते, जैसे मैंने बताया ये हाइफन नहीं दे सकते, हाइफन भी किसी का नाम नहीं हो सकता है, और साथ ही साथ अंडरलाइन भी किसी का नाम नहीं हो सकता है। तो स्पेस, पीरियड, हाइफन, अंडरलाइन, और वहाँ जो मैंने दे दिया कॉलन, क्वेश्चन मार्क, ये भी नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली करके भी देख लेना नहीं होगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट की टू ओपन अ रन डायलॉग बॉक्स, रन डायलॉग बॉक्स क्या होता है, विंडो आर, विंडो आर होता है, ठीक है, अभी कर दूंगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन विंडो आर होता है, कहीं है, हाँ, रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा विंडो आर से, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर विंडोज 10, विंडोज 10 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है, एज होता है, विंडोज 10 में एज है, और इससे पहले वाला में इंटरनेट एक्सप्लोरर है। गूगल क्रोम किसका है, तो एंड्रॉयड का डिफॉल्ट है, सफारी किसका है, तो आईफोन का डिफॉल्ट है, मोजिला तो ओपन सोर्स है, कभी भी डाउनलोड कर लो। अगला, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रन ए स्निप्ट एंड स्केच टूल इन विंडोज, इसमें से कौन सा है जो स्निप एंड स्केच टूल जो है विंडोज में रन करवाता है। स्निप एंड स्केच टूल, स्निप एंड स्केच टूल है, शिफ्ट कंट्रोल प्लस एस होगा, शिफ्ट कंट्रोल प्लस एस होगा, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस शिफ्ट अल्ट और एस होता है, शिफ्ट अल्ट और एस होता है जो स्निप एंड स्निप टूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हो गया। चलिए चलिए दोस्तों, तो ये था आज का टॉप क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आज मैंने कर दिया, बाकी 70 क्वेश्चन कल मैं कर दूंगा। इस तरह 140 क्वेश्चन मैं यहाँ आपको सॉल्व कर दूंगा। 140 क्वेश्चन जैसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा, आपका क्या होगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन बहुत मदद करने वाला है। पूरा JIT का प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा, इसका भरोसा रखो मेरे साथ, और साथ ही साथ किसी और एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तब भी ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है। तो बस क्वेश्चन करते जाओ, पढ़ते जाओ, मजे लेते जाओ। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपकी मर्जी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी 71 से 140 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक।